नमस्कार दोस्तों, भूगोल के इस अध्ययन में हमने मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ा। तो दोस्तों आइए आज हम मिट्टियों के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। हाँ, ये वर्गीकरण अगर हमारे समझ में आ गया तो हमें मिट्टियों के और सारे वर्गीकरण समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों आइए हम मिट्टी के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी पर मिट्टी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी एक सी नहीं है। इसमें कहीं सागर हैं तो कहीं धरातल है और कहीं पर पहाड़ हैं और कहीं पठार हैं। तो मिट्टियों के वर्गीकरण में इस पृथ्वी की जो बनावट है यानी कि पृथ्वी का उच्चावच बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी क्रम में हम अब देखते हैं कि मिट्टियों का हम वर्गीकरण भौगोलिक रूप से किस हिसाब से कर सकते हैं। तो भौगोलिक रूप से हम मिट्टियों का वर्गीकरण 3 वर्गों में बांट सकते हैं। यानी कि मिट्टियों को हम मोटे मोटे 3 वर्गों में बांटते हैं। तो पहला है क्षेत्रीय मिट्टियाँ, दूसरा है अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ और तीसरा है अक्षेत्रीय मिट्टियाँ। यानी क्षेत्रीय मिट्टियाँ वह मिट्टियाँ हैं जो एक क्षेत्र में यानी एक पृथ्वी के ग्लोब पर हमारे इस संपूर्ण ग्लोब पर बीच से एक रेखा खींची हुई मान लेते हैं और इस बीच से जो रेखा खींचते हैं इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा। और इस रेखा के उत्तर में यानी कि ध्रुवों तक जाने में हमें मिट्टियाँ किस तरह से मिलेंगी, या ध्रुवों से यदि हम नीचे विषुवत रेखा तक आएँ तो मिट्टियाँ किस तरह से मिलेंगी। तो उन्हीं मिट्टियों को हम जो है वो क्षेत्रीय मिट्टियाँ कहते हैं, यानी कि जोनल मिट्टियाँ कहते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे या तो ऊपर से देख लें या फिर नीचे से देख लें। तो हम इसे ऊपर से ही देखते हैं कि ऊपर से हमें ये किस तरह से मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों पर हमेशा बहुत ही ठंड रहती है। उस ठंड से ध्रुवों पर जो है वो बर्फ़ जमी रहती है और वो बर्फ़ कभी पिघलती ही नहीं है। तो इसलिए ध्रुवों पर तो कोई मिट्टी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर तो सागर है, वहीं दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके बाद में यानी कि करीब 60 और 70 के बीच में 65-70 के बीच में जो हमें मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी कैसी होगी। यानी शुरुआत में जो हमें पहले मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी हमारी होगी टुंड्रा प्रकार की मिट्टी। टुंड्रा प्रकार की मिट्टी और इसे हम टुंड्रा मिट्टी के नाम से ही जानते हैं। टुंड्रा मिट्टी, ये मिट्टी कैसी होगी क्योंकि इसके ऊपरी परत कुछ विकास ही नहीं होगा, क्यों कि यहाँ पर बर्फ जमा रहता है और साल में एक बार जब के सूर्य उत्तरायण यहाँ पर कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तब यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्फ़ के पिघलने से चट्टानें टूटती हैं, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के रूप में ही रहती हैं। यहाँ पर महीन और बारीक मिट्टी नहीं होगी। जो महीन बारीक मिट्टी नहीं होगी, हर समय यहाँ बर्फ़ ही जमी रहेगी। लगभग साल के अधिकतर महीने और कुछ ही महीनों के लिए बर्फ़ पिघलेगी तो यहाँ पर कुछ वनस्पति, काई वगैरह ऐसी ही वनस्पति उगेगी और यहाँ मिट्टी जो है वो बेकार होगी, क्योंकि इस मिट्टी में ना तो खेती की जा सकती है और ना ही यहाँ पर कुछ उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों अब इससे नीचे जैसे ही हम विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे तो हमें एक दूसरी मिट्टी मिलेगी जिसे कि हम टैगा मिट्टी नाम से जानेंगे। टैगा मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है इसका विकास इस मिट्टी से अधिक होगा और इस मिट्टी में भी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ही होंगे, चट्टानों के टुकड़े बहुत बारीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस मिट्टी में ह्यूम्स की मात्रा यानी कि जीवाश्म की मात्रा बहुत ही कम होगी, क्योंकि इस मिट्टी में पेड़ तो उगते हैं, वो कोणधारी पेड़ होते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां जो हैं वो कटीली और नुकीली होती हैं। लेकिन उन नुकीली पत्तियां अगर झड़ भी जाएं तो यहाँ पर मौसम इतना गर्म नहीं होता है कि ये पत्तियां या ये लकड़ी सड़ जाए। तो ये पत्तियां और लकड़ी यहाँ पर बहुत ही कम डिकम्पोज हो पाती है, इसलिए यहाँ पर ह्यूम्स की मात्रा बहुत ही कम होती है और ये मिट्टी भी
बड़े बड़े आकार की होती है। इसके निचली लेयरें जो होती हैं वो विकसित नहीं होती हैं, क्योंकि नीचे चट्टानें मिलती रहती हैं और उन चट्टानों की वजह से ऊपर ही परत में जो है वो मिट्टी होती है, वो भी मिट्टी बड़ी बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये मिट्टी खेती की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी मिट्टी है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि मिट्टी होती है चरनोजम, यानी इससे जैसे ही हम थोड़ा नीचे आएंगे तो एक बेट की बेल्ट मिलेगी। इस टैगा फॉरेस्ट के बाद में एक जो है वो घास के मैदान होते हैं, जिन्हें के प्रेरीज पम्पास यानी कि इन्हें घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों गोलार्धों में भी ऐसी होती है। वहीं ये टुंड्रा और टैगा ये जो है मिट्टियाँ दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में सागर है और यहाँ पर स्थल भाग ही नहीं है। तो ये मिट्टियाँ की बेल्टें जो हैं ये यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है जो ये घास की मैदान यानी कि चरनोजम मिट्टी, ये घास के मैदान हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है और घास उगती है और घास भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी उगती है। ये पोषक घास, मुलायम घास होती है। इसी खेत में इसी घास को साफ करके जो है वो गेहूं की खेती की जाती है और इस घास को साफ करके जो गेहूं की खेती की जाती है, उसी उत्पादन से पूरे इस संसार में गेहूं का बहुत ही अधिक उत्पादन जो होता है वो इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो ये मिट्टी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे चरनोजम कहते हैं और इस मिट्टी में उत्पादकता बहुत ही अधिक होती है। ये दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। अगली है चेस्टनट मिट्टी। तो चेस्टनट मिट्टी जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा के सहारे यहाँ पर जो है वो मरुस्थल पाए जाते हैं और उस मरुस्थलों के और विषुवत रेखा के बीच में एक मिट्टी की बेल्ट होती है जिसे कि चेस्टनट कहते हैं। उस चेस्टनट में घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी घास होती है, लेकिन ये शुष्क घास होती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की घास होती है और ये घास छोटी छोटी होती है। तो इस घास के मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है वो चेस्टनट मिट्टी होती है। इस मिट्टी का भी विकास बहुत होता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक कर्क रेखा के आसपास में एक मिट्टी मिलती है जिसे कि मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। और ये मरुस्थलीय मिट्टी हमारे इस संसार में बहुत ही अधिक पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है वो मरुस्थल से घिरे हैं। और ये मरुस्थलीय मिट्टी दक्षिण गोलार्ध में भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में जो मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में पाई जाती है और ये उत्तरी गोलार्ध में भी पाई जाती है। और अगली है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ये विषुवत रेखा पर पाई जाती है, 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण। यहाँ पर ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ही बहुत अधिक वर्षा होती है। तो बहुत अधिक वर्षा होने से यहाँ पर कटान बहुत अधिक होता है, तो मिट्टियों का यहाँ विकास बहुत अच्छा हो जाता है। और उसी विकास के कारण इन मिट्टियों में वर्षा के कारण जो पोषक तत्व हैं वो नीचे निश्चालन के द्वारा नीचे चले जाते हैं। तो इसकी ऊपरी सतह जो है वो एल्यूमिनियम और लौह तत्व से बनी हुई होती है, लेकिन नीचे पोषक तत्व इसके होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े जंगल उगते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं और लंबी जड़ों से वो पृथ्वी के नीचे गहराई में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो हैं वो लेते रहते हैं और बहुत ऊंचे जंगल पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये तो जो है वो जोनल, पृथ्वी पर जोनल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी क्षेत्रीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इन्हीं जोनल क्षेत्रीय मिट्टियों के बीच बीच में अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो कि इनके बीच में होती हैं, जैसे कि कैल्सीमार्फिक। कैल्सीमार्फिक यानी कैल्शियम युक्त मिट्टी। कैल्शियम युक्त मिट्टी वह मिट्टी है जो कि इस विषुवत रेखा पर जो मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है उसके पास में ही एक जोन होता है, जिसके मरुस्थलों के पास में एक जोन होता है मरुस्थल, और ये चरनोजम तथा विषुवत रेखा के बीच में
एक जोन अंतः जोन होता है जिसमें कि कैल्शियम युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में है हाइड्रोमार्फिक। हाइड्रोमार्फिक का मतलब है कि दलदली यानी कि बहुत ही पानी वाली मिट्टी, और ये मिट्टी उन जगह पर होती है जहाँ पर के दलदल पाए जाते हैं, यानी कि वही स्थान जो कुछ थोड़े नीचे होते हैं और जहाँ पानी भर जाता है वहीं पर ये दलदल पाए जाते हैं, और उन्हीं दलदलों में ये मिट्टी बहुत विकसित होती है। तो ये जोन भी यहीं पर पाए जाते हैं। विषुवत रेखा और ये से लेकर चरनोजम और टेगा मिट्टी पाई जाती है, इनके बीच में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ पर दलदल पाए जाते हैं उन दलदलों में ये मिट्टियाँ विकसित हो जाती हैं। हैलोमार्फिक मिट्टी, ये मिट्टी जो है वो मरुस्थलों के पश्चिमी छोरों पर पाई जाती है, यानी जहाँ जहाँ भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों के पश्चिम में मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर के बहुत ही अधिक गर्मी होती है। उस गर्मी से पानी सूखता रहता है, पानी सूखने से ये सागर का पानी जो है वो नमक में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे नमक का क्षेत्र जो है वो हमारे भारत में और अरब में और अमेरिका में पाए जाते हैं, जहाँ के हैलोमार्फिक मिट्टी पाई जाती है, यानी नमक युक्त मिट्टी होती है, और उसी मिट्टी से जो है वो नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में हमारी इस पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रीय मिट्टियां हैं, यानी इनका किसी क्षेत्र से संपर्क नहीं है। ये जो है मिट्टी का प्रकार यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यानी ये मिट्टी तो वहाँ वहाँ होगी, यानी जहाँ जहाँ ये स्थितियाँ पाई जाएंगी। जैसे कि हमारी एक क्षेत्रीय मिट्टी है फॉरेस्टल यानी कि जंगली, यानी जहाँ पर जंगल पाए जाते हैं उन क्षेत्रों की मिट्टी अलग अलग पाई जाती है। तो ये क्षेत्रों की मिट्टी पृथ्वी के विषुवत रेखा के पास भी पाई जाती है, और ये टैगा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ भी पाई जाती है, और पतझड़ वाले वन जो यहाँ पर मध्य अक्षांशों में होते हैं वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसे अक्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं, और यह क्षेत्रों में पाई जाती है। और लिथोसोल मिट्टी, यानी कि ये लिथो माने चट्टान होती है, जहाँ पर चट्टानें मोटी मोटी चट्टानें होंगी और वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि चट्टानों से बनी हुई और चट्टानीय मिट्टी होती है। तो ये चट्टानी मिट्टी विषुवत रेखा पर भी जो ऊंचे पहाड़ या पठार हैं वहाँ पर पाई जाएगी, और मध्य अक्षांशों में तथा उच्च अक्षांशों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अगला है रिगोसोल, यानी कि ये रिगोसोल मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि ये लिथोसोल से और एलोवियल के बीच में पाई जाती है, यानी कि ये रेतीली मिट्टी होती है यहाँ पर रेत के कण होते हैं, यानी पानी से टूट टूट कर बड़े जो लिथोसोल होगी और वो और टूट जाएगी और महीन में हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, तो रिगोसोल मिट्टी बन जाएगी। तो वो रिगोसोल मिट्टी भी हर जगह पाई जाती है, वो कहीं जोनल नहीं है, वो यहाँ टैगा क्षेत्रों में भी पाई जाएगी, और चरनोजम में और मरुस्थलों के जिन अक्षांशों पर मरुस्थल हैं वहाँ पर भी पाई जाएगी, और विषुवत रेखा पर भी ये मिट्टियाँ मिलती हैं। वहीं एलोवियल मिट्टी, बाढ़ीय मिट्टी, यानी ये नदियों से मिलती हुई मिट्टी है, यानी कि नदी बेसिन, जहाँ जहाँ नदी बेसिन होंगे वहाँ वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। तो नदियाँ केवल किसी एक क्षेत्र या किसी एक जोन विशेष में नहीं है, क्योंकि नदियाँ विषुवत रेखा पर भी हैं और मरुस्थलों में भी होती हैं, और जम यहाँ पर भी होती हैं, टैगा और टुंड्रा प्रदेशों में भी नदियाँ बह रही हैं। तो जहाँ जहाँ जो भी नदियाँ बहेंगी उन नदियों के बेसिनों में जो मिट्टी पाई जाएगी उसे एलोवियल मिट्टी कहेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाली मिट्टियों का एक बृहत चित्रण। अगर हमारा ये बृहत चित्रण हमें समझ में आ जाता है तो इसी चित्रण के अनुसार ही जलवायु और वनस्पतियों का भी अध्ययन होता है। तो दोस्तों हमें इस जो है बृहद चित्र को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, क्योंकि इसे मोटा मोटा अंदाजा हमें लग जाता है कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, और अगर कौन सी मिट्टी है तो वहाँ पर उत्पादन कैसा होगा, पशु पक्षी कैसे होंगे, उद्योग धंधे कैसे होंगे, इन सभी को ये मिट्टियाँ प्रभावित करती हैं। तो हमें ये 6 जो हैं वो क्षेत्रीय मिट्टियाँ, और ये 3 अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ, और ये 4 जो है अक्षेत्रीय मिट्टियों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए, क्योंकि ये जोनल मिट्टियाँ हैं तो विषुवत रेखा से लेकर लेटेराइट, मरुस्थलीय, चेस्टनट, चरनोजम और टैगा टुंड्रा ये हैं। क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है इन्हें याद कर लेना, क्योंकि जैसे ही हम
उत्तर ध्रुवों से टुंड्रा प्रदेश, फिर टैगा प्रदेश, फिर चरणोजम और चेस्टनट यानी कि ये घास की दोनों प्रजातियां हैं। ये शीतोष्ण घास है, शीतोष्ण घास, और ये उष्ण घास के मैदान हैं। उष्ण प्रदेशों में जहाँ पानी कम प्राप्त होता है वहाँ पर इस तरीके की मिट्टी होती है। वहीं ये मरुस्थलीय मिट्टी है, ये मरुस्थलीय मिट्टी बहुत ही उत्पादक होती है। अगर कोई सिंचाई का साधन इस मिट्टी में हो जाए, यानी कि अगर मरुस्थलों में पानी पहुँचाकर सिंचाई कर दी जाए तो ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी हो जाती है और बहुत उत्पादक होती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। और यह लैटेराइट मिट्टी ये तो विषुवत रेखा पर होती है, जहाँ पर के विषुवत रेखीय जो जंगल और वन, घने वन, अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में जैसे घने वन पाए जाते हैं, वहाँ पर ये मिट्टी होती है। वहीं पर ये कैलीमार्फिक यानी जहाँ पर ये कैल्शियम युक्त मिट्टी होगी, हाइड्रोमार्फिक जलीय, और हैलोमार्फिक ये लवणता युक्त मिट्टी होती है। यानी ये जल युक्त मिट्टी, ये नमक युक्त मिट्टी होती है, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो जहाँ पर ये मरुस्थलीय है इसके पश्चिम में पाई जाएगी। हैलोमार्फिक मिट्टी, ये मिट्टी पानी वाले स्थानों पर पाई जाएगी। और ये कैलीमार्फिक मिट्टी जो है ये विषुवत रेखा से पास में जो चट्टानें होती हैं, जहाँ पर कैल्शियम की चट्टानें होती हैं, वहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि इस मिट्टी में कैल्शियम बहुत अधिक होता है। वहीं अक्षेत्रीय मिट्टियों में जंगल वाली मिट्टी अलग होगी और चट्टानों वाली मिट्टी अलग होगी, और रिगोशोल मिट्टी ये रेत वाली मिट्टी अलग होगी, और बाढ़ वाली मिट्टी अलग होगी, यानी कि ये एलोवियल मिट्टी अलग होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा मिट्टियों का भौगोलिक वर्णन। तो ये अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।